हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में, नेशनल करंट अफेयर के बारे में और हमारे हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आज से जो हमारी क्लास रहेगी वो रेगुलर रहेगी। पिछले कुछ दिनों से जो हमारी हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है वो नहीं आ रही है। मैंने कोशिश की है इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको नोट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी 3 तरीके के करंट अफेयर के बारे में रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है WHO ने क्या किया है, मनी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। WHO ने क्या किया, मनी पॉक्स जो बीमारी आजकल चल रही है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है ये, और ये क्या किया, इंटरनेशनल जो स्तर का मुद्दा होता है उसके ऊपर इसके लिए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, मई 2022 से 75 देशों में मनी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामलों की पहचान की गई थी। कितने मामले देखने में आए थे? 16,000 से अधिक मामले देखने में आए थे। 25 जुलाई को WHO ने इसे क्या घोषित कर दिया है, स्वास्थ्य आपातकाल इसके लिए घोषित कर दिया है। और सबसे अधिक मामले जो हैं वो कहाँ देखने में आ रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर इसके मनी पॉक्स के मामले देखने में आ रहे हैं। भारत में अब तक टोटल कितने मामले देखने में आए हैं? 4 मामले। ठीक है, ये केरल के एरिया में देखने को मिले हैं। मनी पॉक्स जो है वो PHEIC है या नहीं, इसका अध्ययन करने के लिए WHO ने जून 2022 में एक समिति का गठन किया था। किसका गठन किया? एक समिति का। अब मैं आपको बताऊंगी PHEIC क्या होता है, इसके बारे में मैंने आगे लिखा भी है। परंतु इसको PHEIC घोषित नहीं किया गया, परंतु बाद में जब दूसरी बार इसकी बैठक हुई 21 जुलाई को, फिर इसे क्या घोषित कर दिया गया, PHEIC। पहले 2019 में जो PHEIC था वो क्या था, कोविड-19 था। और अब की ईयर में 2022 में जो PHEIC है वो क्या है, मोंकी पॉक्स है। ठीक है, यहाँ मोंकी लिखना था, मैंने मनी पॉक्स लिख दिया। ठीक है, क्या है, मोंकी पॉक्स। मोंकी पॉक्स जो है ये वायरस के कारण होता है, वायरल डिजीज़ है। ये क्या हो जाता है, इससे बुखार हो जाता है और लिम्फ जो नोड्स होती है हमारी उसमें सूजन हो जाती है। PHEIC का मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसी बीमारी से होता है, मतलब इसका मतलब एक ऐसी बीमारी है जो हमारे कंट्रोल में है पर उसके आगे ऐसे चांसेस हैं कि वो मतलब कंट्रोल से बाहर हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके से इसमें पहले भी बहुत सारी बीमारियों को PHEIC में रखा गया है, यहाँ मैंने लिखा भी है, इसका मतलब ऐसी बीमारी से है जो नियंत्रण में है लेकिन इसकी नियंत्रण से बाहर होने की क्षमता है। अब तक कौन सी 6 बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें किस में रखा गया है, PHEIC घोषित किया गया है। जैसे जीका है, इबोला है, कोविड-19 है। तो मोंकी पॉक्स को भी क्या रखा गया है, इंटरनेशनल स्तर की जो बीमारी है वो मोंकी पॉक्स को घोषित किया गया है। मोंकी पॉक्स है। ठीक है, क्या है ये, मोंकी पॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है, हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये पहली आदिवासी महिला और वैसे दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो 15वीं राष्ट्रपति हैं ये हमारी। NV रमन्ना जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्या किया, इन्हें शपथ दिलाई है। ठीक है, और 64% वोट किन्हें, द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने हराया है। किसे हराया है, यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू जो है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। 1958 में कहाँ, ओडिशा के मयूरगंज जिले में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ पैदा हुई थी, ओडिशा की रहने वाली हैं ये। ठीक है, और आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है, यानी कि ST हैं ये। पहली ST महिला राष्ट्रपति बनी है। 1997 में रायरंगपुर की क्या बनी थी, नगर पंचायत की सबसे पहली बार काउंसलर बनी। उसके बाद ST मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही। इसके बाद में अपने ही स्टेट में वाणिज्य परिवहन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही। 2007 में ओडिशा द्वारा बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और वह भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने वाली ओडिशा की पहली आदिवासी महिला थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल जो ST रही वो कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी। और अब ये क्या बन गई हैं, हमारे भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, 2015 से 2019 तक क्या रही हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं। अब भारत की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे 15th नंबर की क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है, भारतीय जनता पार्टी से है, झारखंड की राज्यपाल। इससे पहले क्या थी, झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ये वैसे हमारे हरियाणा करंट अफेयर का टॉपिक भी लगा सकते हैं और ये वर्ल्ड लेवल का भी मतलब पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अभी हाल ही में 2022 के जो वर्ल्ड एथलेटिक्स थे, इनका आयोजन कहाँ कराया गया था? यूएसए में, यूजीन यूएसए में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीत लिया। तो कितने मीटर का भाला इनके द्वारा फेंका गया है? 88.13 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। और दूसरे स्थान के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। इसके बाद जो एडरसन है, ग्रेनेडियन एडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर में भाला फेंका है? 90.54 मीटर। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले अंजू बॉर्बी जॉर्ज थी जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स में। पर वर्ल्ड एथलेटिक्स में ये पहला क्या था? मेडल था। तो हमारा दूसरा मेडल क्या है? नीरज चोपड़ा का है। ये किसी महिला के द्वारा लाया गया था और ये नीरज चोपड़ा जी किसी पुरुष के द्वारा लाया गया है, ठीक है। पुरुष के द्वारा लाया जाने वाला ये हमारा देश का पहला क्या है? मेडल है और देश का पहला सिल्वर मेडल भी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हेनले पासपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। हेनले, ये जो हेनले है ये क्या करता है? पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी करता है कि किस देश का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है या कहाँ पर मतलब पासपोर्ट से जाने की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इमिग्रेशन यानी कि जाने के लिए इमिग्रेशन आने वाला कंसल्टेंसी पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत को 2022 में दुनिया के 199 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 87वां रैंक मिला है। हमें पासपोर्ट की जो रैंकिंग जारी होती है उसमें कौन सा स्थान मिला है? 87वां। इसमें जो जापान है, ठीक है, उसे क्या मिला है? फर्स्ट स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर और साउथ कोरिया है। तो जापान क्या है? फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद कौन से देश है? सिंगापुर और साउथ कोरिया है। टॉप 10 कंट्रीज में कौन से देश शामिल है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें जापान है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, स्पेन है, फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क है, ठीक है। तो ये कंट्रीज क्या है? टॉप 10 में शामिल है। और इंडिया हमारे कौन से स्थान पर आया है? 87वां रैंक पर है। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो 87वां है, ठीक है। इराक 29 देशों को मुक्ति प्रदान करता है। चाइना 80 और बांग्लादेश 104 स्थान पर है, 104 स्थान पर है। 32 गंतव्यों तक पहुंच के साथ जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब रैंकिंग में आया। मतलब सबसे लास्ट में किसका पासपोर्ट है? पाकिस्तान का है। और सबसे पहले किसका था? जापान का था। इंडिया का रैंक 87वां है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया भर में रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। रेमिटेंस वो होते हैं जिस तरीके से हमारे देश का कोई इंसान बाहर रह रहा है और वो क्या भेजता है हमारे देश में? करेंसी भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, वहाँ से कमाकर हमारे देश में क्या भेज रहा है? पैसा भेज रहा है। तो वो किस में काउंट होता है? रेमिटेंसेस में काउंट होता है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार सबसे बड़े 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था और भारत के बाद चाइना और मैक्सिको है। मतलब भारत को कितना मिला? 87 बिलियन डॉलर जो है भारत ने रेमिटेंसेस प्राप्त किया है और भारत इसके साथ में पहले स्थान पर आ गया। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। और क्या है? तीसरे स्थान पर मैक्सिको है, जिन्हें प्रत्येक का 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रेमिटेंसेस है। इनका कितना रेमिटेंसेस है? 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सेंट्रल बैंक के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद के प्रेषण की हिस्सेदारी भारत में, मतलब सबसे ज़्यादा हम रेमिटेंसेस कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? गल्फ कंट्री से हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त कर रहे हैं। मैंने गल्फ कंट्री के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपको सभी मतलब रेमिटेंसेस के बारे में, हम गल्फ कंट्री से कितना व्यापार कर रहे हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। 25 जुलाई को क्या बनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेन डे बनाया गया। कौन सा डे बनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेन डे। तो कब बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे? 25 जुलाई को। तो ये लिखा है मैंने महिपाल के, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड ब्रेन डे, WBD लिख दिया है मैंने। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो मल्टीपल बीमारी जो होती है उनके बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ठीक। मस्तिष्क को प्रभावित करता है तथा इससे इसकी स्थिति में शीघ्र इलाज की ज़रूरत होती है। क्या होती है इसमें? हमें मतलब तुरंत क्या होती है? इलाज की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल जो स्किलनेस है, इसके बारे में शरीर के जो बाकी हिस्से हैं उनमें जो संचार है वो बाधित हो जाता है। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है ये? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। इससे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन हैं वो प्रभावित होते हैं और हम कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये एक बार पॉइंट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है लोगों को क्या मिलेगा? 24x7 तिरंगा प्रदर्शित करने की अनुमति देने में ध्वज संशोधन किया गया, ठीक है। इससे क्या किया गया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 13 से
15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने की क्या की है, हाल ही में घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 22 से 24 जुलाई को बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल प्राइज विनर जो है अमर्त्य सेन जी, उन्होंने वेस्ट बंगाल के बंगा विभूषण को लेने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीबीडीटी क्या करेगा, सीबीडीटी 24 जुलाई को आयकर विभाग के सीबीडीटी जो है वो आयकर डे मनाएगा, कब, 22 जुलाई को, 24 जुलाई को। इसके बाद है बंठिया आयोग। बंठिया आयोग किस लिए बनाया गया था, स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के लिए बंठिया आयोग का गठन किया गया था। ये किस लिए, राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव में 27% आरक्षण देने के बारे में है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है वसीफा नैजरीन। क्या है ये वसीफा नैजरीन, जो K2 है, जो हमारी चोटी है हमारी, उसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली क्या बन गई हैं, बांग्लादेशी बन गई हैं। 2012 में वसीफा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह दूसरी क्या थी, बांग्लादेशी थी। समीना बेग भी जो है वो K2 पर चढ़ने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 47 वर्षीय नेपाली दोरप्पा ने क्या किया है, नेपाली शेरपा ने दूसरी बार 8000 मीटर से अधिक दुनिया की सभी 14 ऊंची चोटियों पर फतेह कर ली है। इन्होंने क्या किया है, दुनिया की जितनी 14 चोटी हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 8000 मीटर से अधिक है, उन सभी चोटियों पर क्या कर लिया है, फतेह कर लिया। और ऐसा करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, तो ये वसीना नैजरीन जो है ये K2 की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली क्या बन गई है, पहली बांग्लादेशी बन गई है। इसके बाद हमारे हरियाणा के करंट अफेयर शुरू होते हैं, जिसको अगर नेशनल करंट अफेयर के बारे में और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में नहीं पढ़ना है, वो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करके हरियाणा करंट अफेयर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो जाता है। ये मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर था वो सभी इस वीडियो में लिख दिया है। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और अगर आपको ये इसके नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैं डेली इसके नोट्स अब डाल दिया करूँगी, तो वहाँ से जाकर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है हरियाणा में कानून व्यवस्था को सदृढ़ बनाने के लिए सीएम ने गुरुग्राम के पुलिस के स्मार्ट ई बेल्ट सिस्टम की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है, स्मार्ट ई बेल्ट सिस्टम। 119 मोटरसाइकिल राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके तहत जो बीट सिस्टम होता है, ई बीट सिस्टम की क्या की है, शुरुआत की है। इससे जो पुलिसकर्मी है जिनकी ड्यूटी जिनकी ड्यूटी लगी होती है अलग अलग जगह पर, तो वो अपनी जो हाजिरी है वो क्या कर सकेंगे, इस ऐप के माध्यम से वो अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। ठीक है, साथ ही जो हमारी प्रदेश सरकार है वो इजराइल की MU बाइक पर की तर्ज पर इन राइडर्स को फर्स्ट एड की क्या देगी, ट्रेनिंग भी देगी। किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, पुलिस कर्मियों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग इजराइल की बाइक के आधार पर दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो कौन सी फिल्म को मिला है, ये मिला है सूर्य कवि जो है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनके जीवन के आधार पर एक फिल्म बनाई गई थी थोड़े समय पहले, जिसका नाम रखा गया था दादा लक्ष्मीचंद। किसे मिला ये अवार्ड, दादा लक्ष्मीचंद को। और इसके अभिनेता कौन है, यशपाल शर्मा। तो ये फिल्म किसने बनाई है, यशपाल शर्मा ने बनाई है। और सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का खिताब कौन सी फिल्म ने जीत लिया, दादा लक्ष्मीचंद ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में हरियाणा के पंचकुला का एक गांव है जिसका नाम है बतौड़ गांव। क्या नाम है, बतौड़ गांव पंचायत का क्या किया, वर्णन किया है। इसका वर्णन इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इस गांव में क्या था, जो निकासी होती थी पानी की, उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं थी, और वहां पर जो कूड़ा कचरा है वो पानी में जमा रहता था। तो उन लोगों ने क्या किया, पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और वहां पर उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो पानी अच्छा हुआ उससे खेती में प्रयोग करने लगे। तो इसलिए पीएम मोदी ने हमारे हरियाणा के पंचकुला के बातौड़ ग्राम पंचायत की क्या की है, प्रशंसा की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के पंचकुला में नेशनल ई विधान सभा एप्लीकेशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का क्या किया, शुभारंभ किया। इसके तहत 1 नेशन 1 एप्लीकेशन के तहत अलग अलग राज्यों में इस व्यवस्था को क्या किया जाएगा, लागू, मतलब अलग अलग राज्यों में ये लागू हो रही है। और ऐसा करने वाला हरियाणा भी क्या बन गया है, एक राज्य बन गया है। आगामी विधानसभा सत्र में क्या होगा, ई विधानसभा की झलक दिखेगी, यानी कि जितने भी विधायक होंगे वो सभी जिस तरीके से पेपर लेकर आते थे, पेपर नहीं बल्कि टैबलेट्स वगैरह लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा सरकार गुड़गांव और फरीदा की तर्ज पर पंचकुला को भी विकसित करने जा रही है।
इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो पहली बैठक है उसके लिए इसको आयोजित किया गया, यानी कि इसे क्या बना देंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे, और इसी के लिए क्या की गई थी, एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम ने भोंडसी शूटिंग रेंज का अवलोकन किया है और आरटीसी भोंडसी के ऑडिटोरियम में आर्म्स मिशन बनवाने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा का भी शुभारंभ किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 15 जुलाई को क्या मनाया गया है, 15 जुलाई को हमारे यहाँ पर जो वन महोत्सव होता है वो मनाया गया, वन दिवस मनाया गया है, और इसके लिए इसका जो शुभारंभ है, मतलब इसके लिए जो हमारे सीएम थे वो कहाँ पर मौजूद थे, कुरुक्षेत्र में थे, मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने शिरकत की थी, सरस्वती वन में ये गए थे। 22 जिलों के 2200 तालाबों पर बड़ और पीपल के पौधे लगेंगे, इसकी जो अध्यक्षता है वो कंवरपाल गुर्जर के द्वारा की गई है, ठीक है। इसके बाद अपूर्व कुमार है, उन्होंने बताया है कि वन महोत्सव के दिन भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से संचालित प्रकृति और पर्यावरण साहित्य से सजा हुआ एक पुस्तक प्रदर्शन वाहन यहां से विशेष रूप से जाएगा, और इस साल 2 करोड़ पौधे लगाने का क्या है, टारगेट भी रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के किस जिले में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान शहीद होने वाले लोगों की स्मृति में विश्व स्तरीय भव्य स्मारक बनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में 10 लाख लोगों की स्मृति में ये जो भवन है ये बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की कौन सी बेटी 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई हैं, तो इनका नाम है रीना भट्टी। क्या नाम है इनका, रीना भट्टी। ये कहाँ से हैं, हिसार से हैं, और ये क्या बन गई हैं, हरियाणा की पहली बेटी बन गई हैं जिन्होंने एक साथ 2 चोटियों को फतेह कर लिया है। इन्होंने माउंट कांग यात्से और माउंट जोंजगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने 70 घंटे में इस चोटी को फतेह किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो ये भिवानी के हैं, इनका नाम है माधव कौशिक, ठीक है। वैसे हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और ये 1970 में बनी थी। इसकी पत्रिका क्या है, हरिगंधा है। हरियाणा राज्य में किस विभाग द्वारा कल्चर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है, तो इसमें किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा 25 जुलाई से सरकारी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा और दिसंबर के महीने तक चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा राज्य को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है, तो हमारा हरियाणा टॉप 3 में रहा है, और तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। ये जो रिपोर्ट होती है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आगे रहा है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।